के वन लाइनर क्वेश्चंस। पृथ्वी का स्वरूप, गतियाँ, स्थिति लिखेंगे। एक और पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप और अवस्थिति। तो 2 लेसन के मैं वन लाइनर क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में समस्त ब्रह्मांड को माना जाता था पृथ्वी केंद्रित थी। भारतीय ग्रंथ आर्यभट्टीय में पृथ्वी का आकार बताया गया गोलाकार। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति किस दिशा की ओर बताई गई? पश्चिम से पूर्व की दिशा में बताई गई है। मैं और दिन रात का निर्माण होता है पृथ्वी के भ्रमण के कारण। किस वैज्ञानिक ने सूर्य और चंद्र ग्रह गुरुत्वाकर्षण के बारे में तथा तथ्य प्रस्तुत किया? तो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य दोनों ने किया था, है ना। उसके बाद किस खगोल वैज्ञानिक ने सूर्य को और सौरमंडल के मध्य बताया? किस खगोल वैज्ञानिक ने सूर्य को और सौरमंडल के मध्य में बताया? कोपरनिकस और गैलीलियो ने सूर्य को सौरमंडल के मध्य में बताया था, कोपरनिकस ने। और 256 ईसा पूर्व किस मनोवैज्ञानिक ने पृथ्वी की परिधि की गणना बताई? तो यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने बताया था कि पृथ्वी की परिधि की गणना बताई थी 256 ईसा पूर्व, है ना। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। ये आरबीएससी बुक के अनुसार है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,712 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? 40,077 किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,000 किलोमीटर है। और पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है ना। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी 29.22%। ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट है। पृथ्वी का महासागर का क्षेत्रफल कितना है? 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी 70.78%। पृथ्वी का आयतन कितना है? 216 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5517 है। पृथ्वी का भार कितना है? 6600 खरब टन है ना, खरब टन। उसके बाद ये देख सकते हो पृथ्वी की गति को कितने भागों में बांटा गया है? तो जिसमें दिन और रात बनता है, तो दैनिक गति और परिक्रमण गति, है ना। दैनिक गति और परिभ्रमण होती है ना, वो दैनिक गति में ही आती है। परिक्रमण होती है वो वार्षिक गति में आती है। किस कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक उभार और क्षुद्र किस कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक उभार होता है, यानी पृथ्वी के बीच में अधिक उभार होता है? ध्रुवों पर चपटापन पैदा हुआ है। तो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण, पृथ्वी घूमती है ना, उसके कारण ये उभार उठा हुआ है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो केंद्र अपसारी बल होता है। हवा और धाराओं की दिशा में बदलाव किस कारण होता है? तो केंद्र अपसारी बल के कारण होता है। केंद्रीय अपसारी बल के कारण ही हवा और धाराओं की दिशा में बदलाव होता है। और पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो ये केंद्र अपसारी बल है। पृथ्वी की दैनिक गति सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। 16,000 मीटर प्रति घंटा होती है, सर्वाधिक गति होती है। पृथ्वी की 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश किस कितनी गति होती है? तो 1120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। किस स्थान पर पृथ्वी की घूर्णन गति 0 हो जाती है? तो ध्रुव पर, है ना, पृथ्वी की घूर्णन गति बिल्कुल कम होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण क्या होता है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ऋतु परिवर्तन होते हैं, जिस कारण वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री। और पृथ्वी अपनी कक्षा में कितनी दूरी से परिक्रमा करती है? तो 965 मिलियन किलोमीटर में अपनी परिक्रमा, है ना, परिक्रमण पूरी करती हैं। पृथ्वी को परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? 365 दिन और चौथा हिस्सा 1/4 भाग एक दिन का। पृथ्वी की परिक्रमण गति प्रति सेकंड कितना किलोमीटर होती है? तो 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के मध्य। जब पृथ्वी सूर्य में सर्वाधिक दूरी पर होती है, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी होती है सर्वाधिक दूरी पे, तो 152, यानी कि 15.2 होती है। 15.52 लिखना, ये 15.2 लिखना था, लेकिन 152 मिलियन किलोमीटर है। और पृथ्वी और सूर्य की सर्वाधिक दूरी के समय क्या कहलाता है? तो सर्वाधिक दूरी है अपसौर। और जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के पास होते हैं, उसके बीच की दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है। पृथ्वी और सूर्य के पास आने वाले समय को किस नाम से जाना जाता है? तो उपसौर, यानी कि उपसौर यानी उप यानी नज़दीक, उसका उपसर्ग से भी मिला सकते हैं उपसौर। अपसौर यानी दूर, अप यानी दूर। पृथ्वी के एक भाग पर के दिन और दूसरे भाग पर रात होती है। इन दोनों के अलग करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो प्रदीपन या प्रकाश वर्त कहा गया है। एक भाग पर दिन होता है, दूसरे भाग पर रात होती है, तो उसको प्रदीपन या प्रकाश वर्ष कहा गया है, प्रकाश वर्त। 21 जून को दिन सूर्य किस रेखा पर चमकता है? तो कर्क रेखा पर चमकता है सीधा। 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर चमकता है? तो मकर रेखा पे होता है।
किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च 23 सितंबर दोनों को दिन और रात बराबर होते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं ये। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? तो पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, और देशांतर रेखाएं होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। तो अक्षांश रेखा इस तरह होती है, ऐसे होती है अक्षांश रेखा, गोलाकार होती है, वर्ताकार होती है, ये पृथ्वी पर होती है। देशांतर रेखा ऐसे होती है, उत्तर ये दक्षिण इस तरफ से होती है ना, पृथ्वी की चारों तरफ ऐसे होती है। तो ये मैंने बता दिया आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी दिन रात बराबर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ये पृथ्वी है, यहाँ होता है, यहाँ भी 21 मार्च को होता है, 23 सितंबर दिन रात बराबर होते हैं, दोनों भूमध्य रेखा पे होती है ना, तब होता है। और भूचाल कहाँ जाता है? अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को भूजाल कहा जाता है या ग्रिड कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में जाने पर इन अक्षांश वृत्तों का आकार क्या होता है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दोनों तरफ हम जाएंगे तो अक्षांश वृत्तों का आकार है ना वो कम या छोटा होगा। कैसे होगा बताओ मैं भी आपको। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये अक्षांश रेखा है, यहाँ इतनी बड़ी होगी, लेकिन धीरे धीरे जब पृथ्वी ऊपर की ओर जाएंगे तो चपटी होती है यहाँ, तो ये क्या होगा? आकार इनका छोटा होगा। ये अक्षांश रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। किस स्थान पर सही? ये 80 या 79 प्रश्न हो गए, वन लाइनर हैं। तो मैंने लाए हैं एनसीईआरटी के ही, आप उसको पढ़ सकते हो पूरा, और एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम की है, जिसे आरबीएसई कहते हैं, हमारे राजस्थान में चलती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य किसी स्थान का सही स्थिति जानकारी किससे होती है? तो डिग्री मिनट या सेकंड मिनट से होती है, सेकंड से। मुंबई की अक्षांशीय स्थिति कितनी? 18 डिग्री 55 मिनट 8 सेकंड है, ये दी हुई है ना इसलिए बुक में। अक्षांशीय ग्लोब का समान विभाजन किस रेखा से होता है? अक्षांशीय ग्लोब का समान विभाजन तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ना, उससे समान विभाजन होता है अक्षांशीय का, उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश उसे हम कहते हैं। और ये आप देख सकते हो, तो मैंने आपको भी बताया था कि दो अक्षांशों के मध्य, तो मैं आपको समझा दूँ कि ये पृथ्वी है, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, तो इन दोनों के बीच का मध्य है ना वो 111 है ना। और उसके बाद हम देखा तो ये हमने बताया था आपको 11 डिग्री, और अक्षांशीय ग्लोब का समान विभाजन 0 डिग्री से कैसे होता है ये मैं बता दूं। जैसे कि अक्षांशीय ये पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री यहाँ से यह विभाजन होता है, तो ये उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश है पृथ्वी का। उसके बाद हम देखेंगे ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में के मध्य को किस नाम से जाना जाता है? तो निम्न अक्षांश क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। ग्लोब पर 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिण अक्षांशों के मध्य क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। ग्लोब पर 60 डिग्री या 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिण अक्षांशों के मध्य क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। इस तरह हम बांट सकते हैं उसको। ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये है ना ये निम्न अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय और ये उच्च अक्षांशीय ऐसे माना जाता है। इधर भी ऐसा ही होगा, तीनों डिग्री होगा, 30, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, जिस तरह आप पृथ्वी को अगर देखोगे तो। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और अक्षांशीय रेखाओं के मध्य किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पेटी। और 23.5 डिग्री 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय, दोनों तरफ होगा वो। 67.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्र को कहा गया जाता है शीत कटिबंधीय जलवायु पेटी। इस तरह उसको बांटा जाता है। ये पृथ्वी आप देख सकते हो, मैंने ऐसे बनाया है आपको मैप से। तो ये है ना, ये ऐसे डिग्री होती है, शीत कटिबंधीय होता है, उच्च निम्न अक्षांशीय होता है, शीतोष्ण होता है या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। इस तरह ये बीच का भाग है, इस तरफ भी वही होगा जो जिस तरफ ये इस तरफ भी होगा, दोनों तरफ एक समान ही होगा। और ये भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने से अक्षांशीय रेखाओं की जो स्थिति है ना वो कम हो जाती हैं, या और यहाँ जो वायु दाब वगैरह जो जितनी भी पेटियाँ हैं ना वो सब बांटी गई है। ताप क्रम उच्च ताप कटिबंध पेटियाँ वगैरह उसके नाम से जाना जाता है। अब की मैंने मैप से भी समझाया हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। और शीत किसी स्थान पर अक्षांशीय निर्धारण किससे होता है? तो यंत्र, सूर्य, तारे और चंद्रमा की स्थिति से। जीपीएस का उपयोग होता है अक्षांशों की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए, जीपीएस का। ग्लोब पर जिन काल्पनिक रेखाओं को उत्तर दक्षिण दिशा में खींचा जाता है कहलाती है देशांतर रेखाएं। और ये 56वां है, लंदन से ग्रीनविच स्थान से खींची गई उत्तर दक्षिणी दिशा के नाम से जाना जाता है ग्रीनविच रेखा को।
देशांतरीय रेखाएं कितने डिग्री तक होती हैं? तो पूर्व में 80 डिग्री, पश्चिम में पूर्व में 180 डिग्री और पश्चिम में भी 180 डिग्री देशांतरीय रेखाएं होती हैं। कुल देशांतरीय रेखा कितनी है? तो 300 कितनी होती हैं? तो 360 डिग्री होती है कुल देशांतरीय रेखाएं होती हैं। और कुल देशांतरीय रेखाएं, देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पे होती है। और भूमध्य रेखा से किस और जाने पर इनके मध्य का अंतर कम हो जाता है? तो ध्रुवों की ओर जाने से इनका भी कम हो जाता है। चाहे उत्तरी दक्षिणांश अक्षांश जाओ, चाहे दक्षिणी अक्षांश में जाओ, या उत्तरी डिग्री में जाओ या दक्षिणी में जाओ, अगर अक्षांशीय रेखा है तो उसका भी कम होगा, और देशांतरीय रेखा है उनका भी बीच की दूरी है ना वो कम हो जाएगी। 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? 30 डिग्री पर, उत्तरी या दक्षिणी दोनों तरफ, तो 95.5 किलोमीटर। 60 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है? 60 डिग्री पे, तो 55.4 किलोमीटर। 80 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं पे कितनी दूरी होती है? तो 19.13 किलोमीटर होती है, सबसे कम होती है। 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर मध्य की दूरी 0 किलोमीटर, तो 90 डिग्री पे सबसे कम होती है मध्य की दूरी, जबकि 80 डिग्री पे थोड़ी सी कम, यानी कि धीरे धीरे यहाँ बढ़ती कम होती जाती है जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं। मुंबई का देशांतरीय विस्तार 72 डिग्री 54 मिनट 10 सेकेंड है मुंबई का। आगे हमने पढ़ा था, तो पहले हमने पढ़ा था मुंबई का अक्षांशीय विस्तार था वो 18 डिग्री 55 मिनट 8 सेकेंड। तो अब ये देशांतरीय विस्तार कितना है? 72 डिग्री 54 मिनट 10 सेकेंड है। ग्रीनविच रेखा से पूर्व में जाने पर प्रत्येक देशांतर पार करने कितना मिनट में वृद्धि होती है? 4 मिनट की होती है। ग्रीनविच रेखा से 15 डिग्री पूर्वी और जाने पर कितने समय का अंतर होता है? तो 1 घंटे का होता है। पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 60 डिग्री घूमती है। ये पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। प्रत्येक स्थान पर अपने देशांतरों के अनुसार जो समय होता है कहलाता है स्थानीय समय। और भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से निर्धारित होता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, पूर्वी देशांतर में ही हमारा भारत है। स्थानीय समय की कठिनाई को दूर करने के लिए पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 24 जोनों में बांटा गया है। 24 भागों में बटी पृथ्वी का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी को 24 कटिबंधुओं में निम्न रूपों में विभाजित किया गया। प्रत्येक समय क्षेत्र में 1 घंटे का अंतर रहता है। और कनाडा में कितने समय कटिबंध में बांटा गया है? कनाडा को 5। सारे विश्व का सामान समय रखने के लिए किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा गया? ग्रीनविच रेखा को। किसको विश्व यात्रा करते समय 1 दिन की भूल हो गई थी? तो कैप्टन कुक को हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? ताकि एक ही देश में 2 समय ना हो, इसलिए उसको एक तरफ रखा गया है। वर्ष में कौन सी वह 4 तिथियां हैं जब दृष्टमान मतदान मान बराबर होता है? तो 16 अप्रैल, 15 जून, 1 सितंबर, 25 दिसंबर, ये 4 तिथियां, इनको अच्छी तरह याद रखना। वायुदाब, पेटियां और पवनें ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये भी भारत की स्थिति और विस्तार स्थिति जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आपको ये वीडियो दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। ये मैंने कहीं से लाई थी PDF, तो आपको शेयर की है। 1 लाइनर क्वेश्चन से मैंने NCERT से ही आपको भूगोल पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है।